नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। आज का नाम हमने रखा है मेरा बाजार कलाकार, है ना। बाजार एकदम कलाकार है मेरा, क्योंकि उसको पिछले हमने वीक जो शो किया उसका नाम था बाजार चिंता मुक्त। उसको कोई टेंशन नहीं है, अमेरिका में कुछ हो, यूक्रेन में कुछ हो, खाड़ी इसराइल में कुछ करो आप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हमने कहा लिखा है हमारा बाजार कलाकार है, आर्टिस्ट मार्केट है, हर चीज़ को अपने एंगल से देखता है, डाइजेस्ट कर लेता है और जो कंसर्न्स हैं उनको थोड़ा आगे पोस्टपोन कर देता है। आगे देखेंगे अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में अनप्रेडिक्टेबल। तो ऐसा गजब का मार्केट है। और इस मार्केट में दो तीन चीज़ें इस हफ्ते जो हुई हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। वो बहुत ज़्यादा आपने भी सुनी होंगी, आपके मन में भी सवाल होंगे। एक तो ये हुआ कि अब ये मतलब बार बार प्रूव हो रहा है, इस बार फिर हुआ कि रिटेल की तरफ से बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है, चाहे वो SIP के ज़रिए देखिए या डायरेक्ट में आप देखिए, तो बहुत गजब पैसा लगाया है। और लास्ट कितने 6-7 महीने जो इस साल के हुए हैं और मंथली देखिए, कोई भी देखे, तो रिटेल के दम पे बाज़ार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों चल रहा है, ये वाली क्वेरी समझने की है। दूसरा ये कि इस वक्त प्रोमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स दबा के बेच रहे हैं। उसका फिगर आप अभी देखेंगे शो के दौरान तो आपको आश्चर्य होगा, बाप रे इतना बेच डाला इन्होंने। और मार्केट में कोई फ़र्क नहीं है, एक झटके में 5,000 करोड़ की डील खप जाती है, विंडो में चली जाती है। हालांकि एक आध उसमें चोरी हुई है, थोड़ी बहुत लीकेज हो गया था, लेकिन सारा माल खप जा रहा है। तीसरा एक पॉइंट ये है कि गाड़ियों की जो बिक्री है ना, वो पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन डीलर परेशान है। डीलर के यहाँ 72 से 75 दिन की इन्वेंट्री क्रिएट हो गई है। 72-73 हज़ार करोड़ रुपए का उनका माल खड़ा, और वो बहुत परेशान है। फाडा का जो डेटा है, वो फाडा से हमने बात भी की, तो वो लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इन्वेंट्री जनरली 30 दिन की होती थी, अब 70-72 दिन की, थोड़ी सी उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्हीं तीन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट में। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, अभय जी को आप देख ही रहे हैं, आज एकदम स्पोर्टी लुक में है, लग रहा है सीधे वहीं से चले आ रहे हैं। मौका ही नहीं दिया तैयार होने का। मार्केट किसी को मौका नहीं दे रहा है, कलाकार, हाँ बिल्कुल, मार्केट कलाकार है। और अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आप जानते हैं इनको रॉकस्टार कैपिटल के। इसके साथ ही संजय सिन्हा सर हैं, सिट्रस एडवाइज़र के फाउंडर, और मनीष डांगी जी मैक्रो मोज़ेक के फाउंडर। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो 3 प्रश्न हमने किए, एक एक करके लेंगे इनको। पहले तो ये जो मार्केट है ना, ये कलाकारी जो कर रहा है, ये क्या है कलाकारी, आपको समझ में आ रही है? आई थिंक पिछले 4.5 साल से हमने देखा, कोविड के बाद से भी, कि एक मार्केट में बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस है ऊपर जाने का, तेजी की तरफ का। मतलब नीचे जाने का मूड ही नहीं है मार्केट का। और जो भी डेटा भी आता है, जो नेगेटिव न्यूज़ भी आती है इलेक्शंस की, या उसके बाद बजट की, टैक्स जो बढ़ाया, वो सब मार्केट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है। और आई थिंक इसका जितना मेरा एनालिसिस है नीरज जी, वो यही है कि जो लिक्विडिटी आ रही है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, मैं जजमेंटल नहीं हूँ उस बारे में कि वो गलत है या सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है वो ड्राइव कर रही है। और एक दूसरा बड़ा पॉइंट ये भी है कि काफ़ी सारी लिक्विडिटी जो मार्केट में आना चाहती है वो अभी भी साइडलाइंस पे है, वो कैश है। तो म्यूचुअल फंड्स के बाद जो हमने एनालिसिस किया, इस समय इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास कम से कम 1 लाख रुपए का कैश है जो वो इन्वेस्ट आना है। फिर हमने एक एनालिसिस किया कि जो PMS हैं, AIF, CAT 3 फंड्स हैं जो पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं जिनके पोजीशन वालों में, तो 70 से 80 हज़ार करोड़ का उनका कैश है जो अभी मार्केट में आना चाहता है। तो आप ये सोचिए कि लेटर, और इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको तो जाने ही दीजिए, क्योंकि उनको भी इन्वेस्ट करना है, LIC, GIC, जो बड़ी तो 2-2.5 लाख करोड़ का कैश जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो अभी भी डिप्लॉय होना चाहती है मार्केट में। और यही है कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। डेटा डिटेरिएट हो रहा है, हम बाद में बात करेंगे, आपने जैसे कहा ऑटो की, पर मार्केट इस समय डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से इन सब चिंताओं को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। और अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये रबर बैंड जो है ये कब तक खींचेगा। देखिए, सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, RBI गवर्नर की भी चिंता है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की आज रिपोर्ट आई है कि कंजम्पशन वीक है, कंजम्पशन वीक है। गाड़ियाँ मतलब अर्बन में तो कम दिख ही नहीं हम लोगों की, ग्लट क्रिएट हो रहा है। अरे बढ़ गया आपका कैपिटल गेंस, कोई फ़र्क पड़ा क्या? मुझे तो रिदम देसाई की बात याद आती है, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम लोगों ने उनसे इंस्टेंट रिएक्शन पूछा, उन्होंने बोला कि नवंबर में हुआ था वो, बोला जनवरी में कोई बात नहीं करेगा इसकी। वही हो रहा है, मार्केट में कोई मेमोरी नहीं है। आप भूल गए लोग, कौन बात कर रहा है कोई कि डिमोनेटाइजेशन हो, खत्म हो गया सब, पैसे आ गए वापस।
तो इस तरह का जो बाजार हो गया ना, इसमें वाकई बड़ा कलाकारी टाइप की है। अभिषेक जी, कलाकारी है ये या और कुछ है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर में मज़ा इसी चीज़ में आता है कि ये जो सीज़न के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है और यहाँ कुछ भी परमानेंटली चलता नहीं है। तो एक दिन की जो नेगेटिव न्यूज़ आई जापान से रिलेटेड, जो कि ऐसा उस समय लग रहा था कि ये अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे अब ये तेज़ी रुकेगी और डिटरमेंटली अब कंसोलिडेशन आएगा, मगर वो बात सिर्फ इस स्टूडियो तक रह गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि फॉर द मैटर लास्ट 2 वीक से मार्केट एक तरफा ऊपर भाग रहा है। सो इसका मतलब कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि भाई कहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो हमें क्यों नहीं दिख रही है, या क्या दिख रही है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। तो जैसे अभी जी ने अभी अपना एक डिस्कशन सामने रखा, मैं उसको थोड़ा डिकोड करता हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ, ये स्टूडियो जो आपने कहा स्टूडियो तक रह गई, ऐसा नहीं, हमारे सपोर्टर अमेरिका में भी हैं। हाँ, वो जेपी मॉर्गन ने कहा सब खत्म, अब क्या की टेंशन आपको। ऐसा नहीं, सपोर्टर हमारे बहुत है बाहर। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी इंडिया के बाहर किसी को भी सुन रहे या देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना सिर्फ रोज एनएवी स्टेटमेंट देखते हैं या अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, हरा है सब, हरियाली है, तो बस आगे तो बढ़ो। सवाल ये आता है ना कि फिर ये कौन है, हाँ, ये कहाँ से है और ये किस तरह से रैली चल रही है। तो कुछ डेटा को मैं थोड़ा दर्शकों के लिए डिकोड करना चाहूँगा, तो थोड़ा समझ में आएगा कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि रिटेल रैली है, तो ये रैली कहाँ से आ रही है। 2013 में इंडिया का जो टोटल यूनिक अकाउंट था जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, वो 1.3 करोड़ थे। 2020 में 2020 जब कोविड शुरू नहीं हुआ था तब ये नंबर 3 करोड़ था। तो आप 1.3 से 3 करोड़ आपने 7 साल में किया है। 2024 में ये नंबर 10 करोड़ है, 3x। सो आपने ये काम 4 साल में कर लिया, और बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आप 10 करोड़ की पॉपुलेशन देख रहे हो जो मार्केट में अब आके यूनिक अकाउंट खोल के ट्रेड कर रही है, चाहे वो आप SIP के थ्रू करे कि आप खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें या PMS करें, मैं उस तरह से नहीं जा रहा हूँ, बट मुद्दा ये है कि ये पैसे डाल रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आप 1 करोड़ से 10 करोड़ की है। तो इससे पहले की जितनी भी तेज़ी आई थी मार्केट में, बिफोर कोई भी बुल रन की बात करें, उस बुल रन के अंदर में हमेशा ये होता था FIs बाई कर रहे हैं एंड उस बाइंग की वजह से मार्केट चलता जा रहा था, और जब भी FI सेलिंग में आते थे तो मार्केट बहुत ज़्यादा ही करेक्ट कर जाता था। हर बुल रन आप पहले का निकाल के देखेंगे, आपको ये ट्रेंड दिखेगा, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। फॉर द सिंपल रीज़न दिस फैक्टर कि अब आपके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस अपनी इकोनॉमी पे अब आ गया एंड वो अब खुल के पैसे भी लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि फिर ये DI को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर DI क्या कर रहा है। DI जो है, तो पहले FI को ले लेते हैं कि FI की ओनरशिप NSE लिस्टेड कंपनी की टोटल ओनरशिप की मैं अगर वेटेज निकालूं तो वो 17.4% है एज ऑन डेट। इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि ये 12 ईयर लो है। मतलब FI हमारे आज के मार्केट की जो डोमिनेंस में 12 साल पहले जो उसका नंबर था, उसका 12 ईयर का ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, और हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब FI चाहे कैसा भी सोच रहा हो हमारे मार्केट के बारे में, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से ये जो तेजी है वो मेंटेन हो रही है। तो अब DI कहाँ है? DI अभी एज ऑन डेट 16.2% पे है। देयर इज ओनली अ 1% डिफरेंशियल बिटवीन FI एंड DI इन टर्म्स ऑफ द वेटेज। एंड इट सीम्स कि जिस तरह की अभी हमारी SIP चल रही है, हम इस साल FI को क्रॉस करेंगे ओनरशिप में। दैट मीन्स आवर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वुड हैव अ मच बेटर वेटेज टू द NSE लिस्टेड कंपनीज। आई थिंक सो ये बहुत बड़ा, पहली बात है, पॉजिटिव है, और ये बहुत बड़ा चेंज भी है। क्वांटम में ले लेते हैं, बिकॉज क्वांटम भी इंपॉर्टेंट है, पैसे से ही पूरा मार्केट चलता है। FI ने 2020 के बाद से जो भी नेट अगर हम हर साल की बाइंग सेलिंग को लेके कर लें, क्योंकि अभी 2 साल पहले कोई नंबर अलग होंगे, अभी 1 महीने पहले कुछ अलग होंगे, 4 साल के हिसाब से 87,000 करोड़ ओनली इज द नेट बाइंग। ओके, नेट बाइंग। DI इज 3.7 लाख करोड़। सो ये है डिफरेंस। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये रैली कहाँ से आ रही है, ये रैली 2 अकाउंट से आ रही है। एक हमारे पास बेस है जो बढ़ गया है इन्वेस्टर का, दूसरा पैसे जो खुल के आ रहे हैं। आज के मार्केट में आप देखिए कितने लोगों को FD करने में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है। पहले FD वॉज बाय डिफैक्टो, सेविंग को आपको पार्क करना है, आप जाएंगे FD कर देंगे। आज की डेट में मार्केट में सबको इन्वेस्ट करना है। सो फिर बात आ रही है कि मार्केट में लोग इंटरेस्टेड क्यों है इतना, राइट? इससे पहले भी तो इंडियन मार्केट था ही, तो आज क्यों है? आज इसलिए है क्योंकि अगर हर एक अकाउंट को कंसिडर करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो, आपके फंडामेंटल सिनेरियो जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपके खुद की जो कंपनियां जो प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, आपके जो फ्यूचर फोरकास्टेड है, जो आप देख रहे हो कि अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ कंपनी चली जाएंगी, और हमने जो ट्रेंड देखा है वो सब कुछ एडअप कर रहा है।
सो देयर इज नथिंग टू सी। हमने पहले भी रिपीट किया कि कोई पर से नेगेटिव है ही नहीं जिसको लेके मार्केट नर्वस हो जाए। हम नर्वस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड हमने पहली बार देखा। ऐसा बोल रहे हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर में हमने किसी ने भी विटनेस नहीं किया इंडियन मार्केट के परसे से। सो दैट इटसेल्फ बिकम्स वेरी अननर्वसिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज ऑफ पॉइंट बिंग वो करेक्शन का बहुत डर लगा रहता है, और कोई भी करेक्शन में यही लगता है कि भाई ये लास्ट है और उसके बाद मार्केट टूट जाएगा। बट वी ऑल आर गोइंग एवरी टाइम रॉन्ग। द पीपल हु आर होल्डिंग कैश, जो मैंने कई एपिसोड्स में कहा है कि जितने लोगों ने कैश कॉल लिया है डर के मारे, उनकी जो नुकसान उन्होंने अभी अपने इंक्रीमेंटल पे जो खाई है, वो तो शायद अगर उन्होंने करेक्शन की तक भी रख लिया होता तो भी इतना नुकसान नहीं खाया होता। तो फंड मैनेजर इंस्टीट्यूशन करो, मैं तो इंडिविजुअल एग्जांपल जानता हूँ। कई लोगों ने मुझे बताया कि मैंने इस दिन अपना वो स्टॉक बेच दिया क्योंकि वो 100 रुपये वाला 150 रुपये हो गया था। मैंने कहा 50% बन गया, 2-3 महीने में बेच देते हैं। जिस दिन मैंने बेचा उसके बाद से वो फिर 25% चल चुका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। हमने कहा अब बेचो, 25% ऊपर, बोला दोबारा बेचूंगा, फिर चला है वो। सो ये मतलब एक बड़ा यूनिक सा बाजार है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। संजय जी को समझ में आ रहा होगा पक्का। संजय जी आपको समझ में आ रहा है ये जो अभी अच्छा वैसे एक चीज़ होती है, जिसके पास जितना डेटा होता है ना उतना तो नेगेटिव होता जाता है। आप पहले आदमी जो इतना डेटा होने के बाद पॉजिटिव बात कर रहे हो। संजय जी आपको क्या लग रहा है, ये क्या रिटेल के दम में कितना दम है? तो देखिए, मैं जा रहा हूं टू दी मोटिवेशन कि ये जो रिटेल का पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है बाजार में। तो मेरे ख्याल से इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, अगर आप देखें तो जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, और उसके बाद अगर उस पे से अगर टैक्स निकाल दीजिए तो और भी कम हो जाते हैं, तो आम जो नागरिक है या आम जिसके पास सेविंग्स पोटेंशियल है, उसको अब लग रहा है कि एफडी में पैसे रखने से कोई फायदा नहीं। और जो दूसरा एसेट क्लास काफी पॉपुलर था, रियल एस्टेट, उसमें भी कोई ऐसी जोर की तेजी पिछले 3-4 सालों में नहीं हुई। डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में जो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एसेट क्लासेस थे, फिक्स डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट, उसमें आपको अब कंपेरेबल रिटर्न नहीं दिख रहा है। अगर आप अपने ही बाजार को देखें, निफ्टी की रिटर्न पिछले साल भर में 25 से 30% की है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से करीब 7% का रिटर्न मिलता है या कहीं उससे भी कम मिलता है, और उसमें से भी अगर आप टैक्स निकाल दीजिए, तो कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास में नहीं है। तो ये प्रेरित कर रहा है लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ आने के लिए। ये हो गया कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 है कि इन लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा। इन लोगों को डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर आप कोविड के बाद का बाजार देखें, तो कोई भी करेक्शन, लार्ज इंडेक्स जो है निफ्टी या सेंसेक्स की देखें, तो 6-7% से ज्यादा करेक्शन कभी भी किसी भी लार्ज इंडेक्स में नहीं हुआ। तो लोगों के मन में जो शुरू में जो डर था कि बाजार गिर सकता है, ओवर वैल्यूएशन के कारण नीचे आ सकता है, और उसमें बाजार में 20%, 50% तक का गिरावट हो सकता है, ऐसा लोगों को पिछले 3-4 सालों में तो दिख ही नहीं रहा है। तो उनके मन में जो फियर फैक्टर था, वो बाहर चला गया। तीसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो है दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब जानते हैं कि भारत में इक्विटी ओनरशिप बहुत ही कम है, और अगर आप देश का पश्चिमी और थोड़ा बहुत दक्षिणी हिस्सा छोड़ दें, तो भारत का जो बाकी हिस्सा है, वहां पर इक्विटी की कल्चर बिल्कुल नहीं के बराबर थी। अब चूंकि आप लोगों के चैनल के द्वारा और भी मीडिया के द्वारा इस तरह से डिसेमिनेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पब्लिश हो रही हैं, तो देश के कोने कोने में लग रहा है लोगों की भाई हम तो इस अपॉर्चुनिटी से छूते रह गए। तो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट उन लोगों को ला रहा है बाजार में, जो कि पहले कभी नहीं थे। जैसा कि आई थिंक अभय ने कुछ स्टेटिस्टिक्स कोट किया ना कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से अब 10 करोड़ हो गए। तो ये लोग कहाँ से आए? ये लोग तो हमारे देश में थे, लेकिन उनकी जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये अब आ गया। तो मेरे ख्याल से जो 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स है जिसने रिटेल इन्वेस्टर को बाजार में लाया है, ये 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स अभी भी कुछ समय तक कायम रहेंगे। क्या चीज इनको डगमगा सकता है? मेरे ख्याल से अगर पिछला 1 साल का रिटर्न अगर 8% के नीचे अगर आया, तो लोगों को लगेगा कि भाई हम क्यों वो रिस्क लें
वो क्यों हम उतनी टेंशन ले उस रिटर्न के लिए जो कि मुझे फिक्स डिपॉजिट से मिल सकता है। तब जाकर ही मुझे लगता है कि ये रिटेल डगमगाएगा। अदरवाइज जिस तरह का मार्केट का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह का आज भी हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर अभी मार्केट से अपना मुंह मोड़ने वाला है। ओके मनीष जी, ये जो बूम है पूरा, रिटेल को डर नहीं लग रहा है और वो खूब पैसे लगा रहे हैं, ये एक फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है कि जहाँ जो भी संजय जी कह रहे हैं कि जहाँ के लोगों को लगता है कि हम क्यों इस चीज़ से अछूते रहे, तो वही पैसे लगा रहे हैं खूब। अब वो फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संजय जी आप जो कर रहे हैं वो 8% आएगा क्यों? जो पैसे लगिए जा रहे हैं तो क्यों 8% आएगा? वो 16% बना ही रहेगा। फंडामेंटल या वैल्यूएशन किसी को देखने नहीं है। मनीष जी आपको क्या लगता है, डर क्यों नहीं लग रहा रिटेलर्स को, या फंडामेंटल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी चल रहा है मार्केट? मनीष जी अनम्यूट करिए अपने को। नीरज, रिटेल क्यों, सारा इन्वेस्टर सिक्लिकल होता है। 2004-8 के अंदर वो यूलिप में आ रहा था, अभी म्यूचुअल फंड में आ रहा है। परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, परसेंटेज ऑफ जीडीपी किसी भी तरह से देख लो सेम है। 1990s के अंदर टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स का इक्विटी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट था हाउस होल्ड का वर्सेस बनिस्पत अभी के। तो ऐसा मैं हमेशा हर जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को लगता है एकदम कुछ नई पतंग उड़ रही है। और ये वही हर बार वही है कि एक कोई भी एसेट जो होता है उसमें जो एवरेज इन्वेस्टर है और आमतौर पे सभी इन्वेस्टर हैं, वो एक इनर्शिया होता है कि जिस चीज में मोमेंटम है उसमें रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यूनिक हो रहा है, पहली बार। दूसरा, क्या रिटेल कुछ एकदम वाइड स्प्रेड है? 85% पैसा जो है वो टॉप 3-4% फैमिलीज का है। सो ऐसा भी नहीं है कि ऑफ कोर्स बहुत डीमैट अकाउंट खुले हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, जो इंक्रीमेंटल जिस विंडो से पैसा आ रहा है वो छोटा है। अभी जो बड़ा पैसा लगा हुआ है वो ये 3-4% फैमिलीज का है हिंदुस्तान की। तो उसमें भी कुछ बड़ा चेंज नहीं है। तीसरी बात है कि वो फंडामेंटल से डिस्कनेक्टेड है क्या? तो 20-25% मार्केट कभी ऊपर जाता है फंडामेंटल से, कभी नीचे जाता है। मोस्ट प्रोबेबली पिछले 2-3 सालों से 2022 के बाद में हम अक्सर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कई रीजंस की वजह से। तो हो सकता है कि टू दैट एक्सटेंट थोड़ी फ्रॉथ है मार्केट में। वो मार्केट जब कुछ कभी पॉलिटिकल रीजन से, कभी इकोनॉमिक रीजन से, कभी जियोपॉलिटिकल रीजन से इसको फ्लैश आउट कर देगा। तो बेसिकली उड़ती पतंग हमेशा उड़ती रहती है जब तो वो कटती नहीं है, तो उसका कोई हिसाब नहीं कि वो कब कटेगी। बट मोटा मोटी हिस्टोरिसिटी होती है मार्केट के रिटर्न में कि वो 4-5% बॉन्ड के ऊपर बनाता है। अगर पिछले 5-10 सालों में उन्होंने ज्यादा बनाया है तो आप वो अगले 5-10 सालों में उस रिटर्न को वापस दे दोगे, और कम बनाया है तो उस मार्केट से वापस एक्स्ट्रा ले लोगे। ऐसा कुछ भी इंडिया के कॉर्पोरेट की आरओई में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कि दैट डिजर्व्स इंडिया बेटर वैल्यूएशन देन व्हाट इट हैज बीन। सो बिकॉज थोड़ा महंगा मार्केट लग रहा है, इसका मतलब रिस्क प्रीमियम अगले 5-10 साल के अंदर आपके इन्वेस्टर को कम मिलेंगे। वही अपनी बात कई बार हुई। तो अब ये बताइए कि जो पतंग है वो कट सकने की संभावना के लिए क्या रीजन होंगे, कब पतंग कट सकती है? ना ये किसी को पता नहीं है। जो बंदा पिया हुआ बंदा खुश ही रहता है। अच्छा, ठीक है, तो जब तक हैंगओवर, अब जब सुबह पता पड़ता है कि वो रात थी, तो द प्रूफ ऑफ द मॉर्निंग इज द प्रूफ ऑफ द नाइट इज द मॉर्निंग, है ना? तो वो कब होता है नो वन नोज। बेसिक रूल मार्केट का ये है कि गिवन आरओईज एंड गिवन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एंड गिवन डाइल्यूशन एक तरह का रिटर्न बन सकता है। वो मैथ है। इसके अंदर एक्साइटमेंट और पैशन से रिटर्न नहीं बनता है किसी भी देश में। तो उस मैथ के चलते बहुत प्रॉब्ली है कि अगर आपने अभी पैसा डाला है पिछले 3-6 महीना, साल भर, 1.5 साल से, तो आपका 10 साल का रिटर्न करीबन 10% बनेगा, यानी कि 3% एक्स्ट्रा बनेगा। अच्छे एवरेज भाव पे लोगे तो 4-4.5% एक्स्ट्रा बनेगा, नीचे लोगे तो 6-6.5% एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये जो पार्टी नाइट चल रही है इस रात की, सुबह कब होगी? कहना मनीष की बात ठीक है, बहुत मुश्किल है कहना। पर देखिए क्या होता है, दो
हिस्सों में बांटते हैं मार्केट को। एक है जो फंड मैनेजर्स, जो एक्सपीरियंस है, देखे मार्केट साइकिल्स, और एक रिटेल है। तो जो फंड मैनेजर्स हैं उनका फोकस, स्पेशली जो 10-20 साल से काम कर चुके हैं उससे, उनका फोकस रहता है कि जो चीज़ जैसी है, जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स की तरह देखें, उस पर अपना बायस ना लाएं और उस पर रिएक्ट करें पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में। और रिटेल जो है ओरिएंटेशन उनका रहता है कि फैक्ट्स छोड़ो, प्राइस है, अगर ऊपर जा रहा है तो सब अच्छा है। तो ये मार्केट में एक डिस्कनेक्ट होता है। और रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है उसको, वो काफ़ी मोमेंटम ओरिएंटेड रहता है कि जब तक मोमेंटम स्ट्रांग है, जैसे संजय जी ने भी कहा 8% ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो लोग कहेंगे भाई मैं क्यों रखूँ एफडी में। तो जब तक वो मोमेंटम चल रहा है उसको एनालाइज करना और उसको प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि वो लिक्विडिटी ड्रिवन है, तो ये कह पाना कि कब ऐसा इवेंट होगा कि लिक्विडिटी उनकी मार्केट से ड्राई हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। पर संजय जी की बात इंपॉर्टेंट है, वो जैसे उन्होंने कहा कि सिंस प्राइस और रिटर्न को देख के लोग पैसा लगा रहे हैं, तो वो पतंग तभी कटेगी जब एक रिवर्सल होगा, उस 8% की भी रिटर्न ना दिखे, तब लोग कहेंगे कि हाँ आप थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं, पर तब तक देर हो जाती है मेरे हिसाब से। रिवर्सल होगा कैसे? देखिए, जो फंड मैनेजर है वो भी कैश कॉल लेने में डर रहा है, ठीक है। 1 लाख करोड़ फंड के पास कैश पड़ा हुआ है, फैमिली ऑफिसर्स के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक डेली बेसिस पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आप एक दिन अगर फंड बाइंग ना करें तो 1500 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा जिस हिसाब से पैसा आ रहा है। तो आप एक हफ्ते मत करिए, 7,500 करोड़ आपको डालना पड़ेगा मार्केट में। वही तो हो रहा है ना नीरज जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है। मतलब दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि फंड मैनेजर जो है, पब्लिक मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, प्रॉब्लम है कि नहीं लेना चाहते। अब जैसे आपने कहा, जो आप अगले हिस्से में आएंगे, जो पी फंड्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो बेच रहे हैं। तो वो क्योंकि माल ऐसे ही लोग ले रहे हैं ना जिनको डिप्लॉय करना है मोटा पैसा। चलो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो क्यों बेच रहे हैं? क्या ये ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं कि तेजी बाजार बेच के निकल लेंगे? हिस्टोरिकली तो ऐसा हुआ है, इनका एक सेंस रहता है। बेच के पैसा कहाँ ले जाएंगे? आई डोंट नो कि मार्केट में लगाएंगे। ये बेच के करेंगे क्या, ये भी तो क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, असेस करना मुश्किल होता है शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है। पर अगर कोई बिजनेस चला रहा है और अपने बिजनेस का वो हिस्सा बेच रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि कोई तभी बेचेगा जब उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है कि ये मेरे को वापस यही शायद सस्ते में बाद में मिल जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बिजनेस में जो की रियल वैल्यू क्या है। और पर प्रॉब्लम कहाँ होती है नीरज जी की मार्केट काफ़ी समय तक गलत या सही रह सकता है, उसको प्रेडिक्ट कर पाना कि कहाँ पे वो मोमेंटम ब्रेक होगा वो बहुत मुश्किल है। पर जब टूटता है तो जोर से टूटता है। जो ये बात सही। मैं एक बार ये नंबर दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जो ब्लॉक विंडो में होता है ना, जबकि मार्केट ओपन से पहले एक ब्लॉक में आप बेचते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों आप रोज सुनते होंगे, आवाज़ पे भी हम लोग खबर चलाते रहते हैं कि फलाने जी ब्लॉक करेंगे, ढिमकाने जी ब्लॉक करेंगे, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो पिछले 3 साल में देखिए आप, ये मैं बल्क डील की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है जो विंडो में हो रहा है। FY23 में 1,87,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स हुई, 24 में पिछले साल में 1,70,000 करोड़ की, और इस साल अभी तक 90,000 करोड़ हो चुका है, और इसी हफ्ते 20,000 करोड़ हुआ है। इस तरह के लोग बेच रहे हैं। तो एक बार जरा फिर से जाऊंगा मनीष जी की बात। मनीष जी, ये क्या जो डील्स हो रही हैं, खूब पे प्रमोटर भी बेच रहे हैं, पी वाले भी बेच रहे हैं, बेच के निकल रहे हैं, इसमें 2 सवाल है मेरे कि ये क्यों बेच रहे हैं, पहला सवाल, और दूसरा बेच के पैसा ले कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मार्केट में कोई जब खरीदता है तो सामने किसी को बेचना पड़ता है, अदरवाइज खरीदोगे कहाँ से? कोई नया नहीं है ना। आई मीन आपको बेचना, किसी को बेचना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं पैसा बनाने के, मोमेंटम खेलने का विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टेक्निकल काम है उसको, और दूसरा जो प्रमोटर कर रहा है वो करने का। बाकी सारी तरीके जो है वो इधर उधर घूम करके नेट इंडेक्स या इंडेक्स से नीचे आ जाते हैं। तो बड़ा पैसा बनाने के 2 तरीके हैं। अगर पेशेंट हो तो ये बहुत करो कि प्रमोटर, क्योंकि वो इनसाइडर है पूरी दुनिया में, कई जगहों में, हर ज्योग्राफी में, इंक्लूडिंग आई थिंक रामोयन ने इंडिया में भी स्टडी किया है कि 2 ही स्ट्रैटेजीज काम करती हैं जो सस्टेन्ड बेसिस पे मार्केट को आउटपरफॉर्म करने के लिए आपको एक एवरेज सहायता देती है। एक कि मोमेंटम, बेसिकली जब तक मार्केट 200 दिन मूविंग एवरेज या 100 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर रहे तब तक पोजीशन चलाओ, और एक लेकिन स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्टॉप लॉस रखो कि अगर कटे पतंग तो अपने पहले निकलने का है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 99-2000 की बात है। हयात शुरू हयात के अंदर एक हमारा फंड मैनेजर जो एक टेक फंड चलाते थे, वो बड़े आदमी बन गए वो। उस वक्त कुछ तो 80-90% कैगर रिटर्न दे रहे थे। तो
400 लोग का एंट्री था उस बड़े हॉल के अंदर, और उस दिन कुछ 3-3.5 हजार उस जमाने में, संजय सर को पता होगा ये सब चीजें क्योंकि उन्होंने जिया है इस सबको। 3,000-4,000 लोग घुस गए होटल के अंदर और अफरा तफरी मच गई, ये हालत थी। अच्छा, कट टू 2007 टुवर्ड्स द एंड, यही माहौल था फिर से, मोटा मोटी उसी होटल के अंदर हम फिर से प्रेजेंट थे, और मतलब लाइन लगी हुई है अंदर घुसने के लिए, ये बुरी हालत थी। तो मतलब हमने ये सब जमाने जो है, ये बार बार ये सब रघुकुल रीत है, ये बार बार यही रीत चलती है। तो अब प्रमोटर क्यों बेच रहा है, उसका आंसर सिर्फ ये है क्योंकि आप खरीद रहे हैं, और कोई तरीका और कुछ नहीं है। कोई खरीदे, आप खरीदोगे तो एक साधारण मार्केट के अंदर तो आप खरीदोगे और मैं बेच दूंगा, लेकिन अब मेरे को भी नहीं बेचना है और आपको भी नहीं बेचना है, तो किसी को तो बेचना पड़ेगा। तो एक लेवल पे प्रमोटर की इलास्टिसिटी टू सेल इज व्हेन ही थिंक्स की वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, सब्सटेंशियली हायर, वो माल बेच देगा। प्रमोटर बैलेंस शीट अलग तरीके से बेचती है, बैलेंस शीट माल तब बेचती है जब उसको इन्वेस्ट करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नीरज भाई ने कुछ बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला हुआ है नया, तो उसमें 200 करोड़ रेज करना है, तब आपकी बैलेंस शीट बेचेगी, है ना। और नीरज भाई की एक कंपनी है, उसमें नीरज भाई अगर अपना माल बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रमोटर का बेचना। प्रमोटर कब बेचता है? जब उसको लगता है कि वो मतलब बड़ी दूरियां हो गई है वास्तविकता से। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना केपेक्स बूम नहीं आ रखा है, बैलेंस शीट पैसे ही नहीं बांट रही है, बैलेंस शीट शेयर नहीं बेच रही है, प्रमोटर माल बेच रहा है। ओके। जनरली दुनिया के अंदर ये जाना गया है कि जब जब प्रमोटर माल बेचता है तो अपने को अगर और कुछ पता नहीं है तो चुपके साथ उसके साथ में अपने को SWP कर देना चाहिए। मेरा सेकंड पार्ट आप बताओ, वो प्रमोटर बेच के पैसा कहीं लगा रहा है क्या? देखिए नीरज जी, मैं उसको सिंपल कहूँ, एक आदमी बलून बेच रहा है और दूसरा बलून खरीद रहा है, यही चल रहा है। अगर इसको एकदम सिंपल कहें ना, अब वो वाला बड़ा खराब टर्म, इसलिए मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने बेचा बलून और आपने दूसरा कुछ चिपका दिया, तो ये चल रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये, मैं जजमेंटल नहीं, उसमें चिपक रहा है ये बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी हो या कोई भी रीजन हो। क्या फैमिली ऑफिस कितने दिन तक कैश में बैठे रहेंगे? बताइए आप, कैसे चलेगा ये? मैं थोड़ा आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे रखना चाहता हूँ। जो चीज़ें कवर हो गई है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सभी को पता है, या वो चीज़ एक इतिहास का पार्ट है जो हम वापस डिस्कस करते रहते हैं। एंड प्रीटी मच वो कभी ना कभी आगे पीछे तो लगता ही है कि भाई कभी सैनिटी आएगी तो क्या हो जाएगा। मगर मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो सवाल है कि भाई प्रमोटर बेच रहे हैं या क्यों बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मली तो हमेशा ही कंपेयर हम करते हैं बाहर के देशों को लेके। यूएस के अंदर में 80% से ज़्यादा कंपनियां इंस्टीट्यूशनल लेड है, प्रमोटर लेड नहीं है। विच मीन्स कि जब कोई आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, बिकॉज दोज गाइज आर ग्लोबल, राइट। आपको बाहर का पैसा आ रहा है, जैसे हमारे फंड मैनेजर बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ एकोमोडेट करके फिर एक कॉल लेते हैं, आज मुझे फलाना ABC कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे तो डोमेस्टिक से भी पैसा आया होगा, मुझे बाहर से भी पैसा आया होगा, और अल्टीमेटली जब ये पैसा ऐसा अकोमोडेट एक नाम से आता है तो फिर वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट होता है। सो ये ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ फंडामेंटल थिंग विच वी आर डिस्कसिंग। इंडिया के अंदर में ये जो नंबर है प्रमोटर लेड जो बिजनेसेस इंडिया में है वो 75% प्लस है। दैट मीन्स प्रमोटर इज होल्डिंग 75% ऑफ द बिजनेस। करेक्ट। सो दैट मीन्स even if you are looking at a market cap of today which might be $4.5 trillion close to that, तो आप $4.5 trillion अल्टीमेटली किस लिक्विडिटी पे आपने वो खड़ा किया है? तो अपना मार्केट बहुत इलिक्विड है, जो कई बार अलग अलग तरीके से बात कही गई कि आप निफ्टी 50 के आगे मत देखिए, डेप्थ नहीं है निफ्टी 200 के बाद, क्योंकि हर बार वही बात आती है कि एक तो कंपनियां छोटी, दूसरा प्रमोटर लेट 75% है, तो 75% तो मार्केट में आया ही नहीं। 25% के साथ ही आप कह लो 25% में FIDI के भी हमने नंबर डिस्कस किए, तो फिर आपके पास एक्चुअल रिटेल फ्री फ्लोट है कितना, राइट। सो दैट हैज़ बीन द प्रेसिडेंट। अब जो हो रहा है, जो नेचुरली होता है हर मार्केट में, वो यही है कि अब इंस्टीट्यूशनल की ओनरशिप बढ़ रही है, तो प्रमोटर का निकल रहा है, तो ये बड़ा नेचुरल हो रहा है। इसको हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज जब मार्केट बढ़ता है तो हर एक प्रमोटर ये भी चाहता है कि मेरी लिक्विडिटी भी बने। आज अल्टीमेटली प्रमोटर बिजनेस चला के अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। इफ़ यू सी द राइज ऑफ फैमिली ऑफिसेज इन द लास्ट 2 years, you will be surprised. You look at the HNI and ultra HNI कैटेगरी, जो कि कोटक या हुरैन या कोई भी आप लिस्ट को ले लीजिए, उनके अंदर में आप CAGR ग्रोथ को देखिए जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए है, आप
पूरे वर्ल्ड के अंदर में हाईएस्ट इंडिया के अंदर में है. सो दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग मोर मैच्योर इन टर्म्स ऑफ द वे हाउ दे वुड लाइक टू मैनेज देयर वेल्थ. एंड वो पैसा जो अल्टीमेटली घूम फिर के मार्केट में ही आ रहा है. अगर ये जानना है कि मार्केट में वो पैसे निकाल के कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं. आपने एक बात अभी कही कि चलो आप एज अ फंड मैनेजर हो, आपने कोई फलाने स्टॉक में एग्जिट ले लिया, तो फिर हुआ क्या, कोई दूसरे फंड मैनेजर ने बाय कर लिया. एग्जैक्टली. और उसका मैंडेट अलग है. मेरे मैंडेट में शायद मैं कोई कंपनी में तब इन्वेस्ट करता हूँ जब वो मार्केट कैप उसकी 1000 करोड़ की होती होगी, और फिर मैं शायद निकलना चाहूंगा जब वो 10,000 करोड़ की हो जाती होगी. कोई दूसरा इन्वेस्टर बोलेगा कि मुझे मिनिमम 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी चाहिए. तो ये तो चेंज ऑफ हैंड्स हो गए. तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है. अब जो 10,000 करोड़ लेने वाला पैसा नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी इज मेकिंग द मनी इन दिस गेम. वी आर आर्ग्यूइंग ऑन अ फैक्चुअल बेसिस कि इसको हम फंडामेंटली कितना जस्टिफाई करें वैल्यूएशन को लेके. और मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि मार्केट वैल्यूएशन को देख के ये कॉल नहीं लेता सुबह के आज 18 के मल्टीपल पे बेचूंगा और 16 पे लूंगा. कोई भी मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करता. वी आर जस्ट लुकिंग एट कि भाई व्हाट इज द रिस्क वी आर टेकिंग, हिस्टोरिकली क्या रहा. अभी की रैली के अंदर एक चीज़ और हो रही है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं. वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं. अगर कोई कंपनी की मल्टीपल 12 टाइम ट्रेड हो रही थी, अगर इस बुल रन में उस मल्टीपल को ट्रेड करके मार्केट डिसाइड कर रहा है कि नहीं अब 12 नहीं, इस ग्रोथ के पैरामीटर पे, इस इकोनॉमी के पैरामीटर पे 16 देंगे, 18 देंगे, तो अर्निंग की ग्रोथ और मल्टीपल री रेटिंग दैट ऑल्सो चेंजेस लॉट ऑफ थिंग. अब आप अगर सोचोगे कि कोई कंपनी आज 18-20 टाइम की है, वो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आज वो 20 टाइम की हिस्टोरिकली 12 टाइम रही है, तो आप गलत हो रहे हो. क्योंकि मार्केट इज नॉट मूविंग एज पर आवर विशेस कि इसको 12 का ही मल्टीपल मिलना चाहिए. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई चीज़ मूव कर रही है. अगर हम वैल्यूएशन को स्पेशली कंसिडर कर रहे थे कि मल्टीपल फैसेट्स है ना. एक इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया है. जो फंड मैनेजर, मैं हर हफ्ते में बहुत सारे शोज करता हूँ जो म्यूचुअल फंड मैनेजर से होते हैं, भाई बेचो ना. अगर आपको महंगा लग रहा तो आप क्यों 40 के मल्टीपल का टीसीएस होल्ड करके बैठे हो? सेल इट. अगर आपको महंगा लग रहा तो बेच दीजिए. आप नहीं बेच रहे हैं. आप हर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में आप देखेंगे तो ऊपर की जो 10 कंपनियां हैं अल्ट्रा वाली, वो सब में है. स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में भर रखी उन्होंने. इसका मतलब ये है कि ओनली चेंज ऑफ हैंड्स, ओनली चेंज ऑफ परसेप्शन है. आप वैल्यूएशन कहाँ देख रहे हो? आप वैल्यूएशन देखते हो एचडीएफसी बैंक कब का बेच देते हैं आप? जीरो रिटर्न है उसका, तो नहीं बेच रहे हैं आप. तो या तो आप एक परसेप्शन पे खेल रहे हैं, चलो आपके हिसाब से इसमें पैसा बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, और आप सेम होल्डिंग म्यूचुअल फंड की सबकी सब सेम होल्डिंग है. अब आप मिड कैप में जाओगे तो शायद आपको डिफरेंस दिखे, बट लार्ज कैप में सबकी सेम होल्डिंग है. संजय जी, क्या चेंज ऑफ हैंड्स का इशू है कि एक फंड मैनेजर बेच रहा, दूसरा ले रहा है, 4-4 हज़ार करोड़ की डील झटके में निकल जा रही है? इतना आसान थोड़ी है ये. क्यों निकल रही है? क्या ये चेंज ऑफ हैंड है या कुछ और है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में नीरज जी 2 बातें आपके सामने रखता हूँ. हाँ, सबसे पहली कि ये बाजार क्रिएट कैसे हुआ. ये क्रिएट तो तब हुआ ना जब प्रमोटर ने अपनी शेयर्स आपको बाजार में बेचे. आज इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहिए कि प्रमोटर क्यों बेच रहा है. प्रमोटर अगर नहीं बेचेगा तो बाजार ही नहीं बनेगा. चर्चा इस बात की हो रही है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो क्यों बेच रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मैं बोलूं कि एज अ फंड मैनेजर इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी विचलित था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोमोटर्स बेच रहे हैं बाजार में. नॉर्मली इतनी ज्यादा सेलिंग देखकर बाजार को नीचे आना चाहिए था, लेकिन बाजार नीचे नहीं आ रहा था. तो मैंने अगर रिफ्लेक्ट बैक किया, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस समय मैं यूटीआई में काम करता था. यूटीआई उस समय बाजार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुआ करता था. और मनीष को याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, यूटीआई की स्कीम थी यूनिट स्कीम 64, जिसमें हर जुलाई में डिविडेंड दिया जाता था. तो उस डिविडेंड देने के लिए यूटीआई को प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती थी. और जब मैं देखता था कि यूटीआई की जो सेलिंग होती थी वो काउंटर सिक्लिकल होती थी, यानी कि जो स्टॉक बाजार खरीद रहा है वो यूटीआई बेचता था, और जो स्टॉक बाजार बेच रहा है वो यूटीआई खरीदता था. क्योंकि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के लिए बाजार के साथ में काम करना संभव नहीं था, उसको बाजार के ऑपोजिट में काम करना था. आज की स्थिति अगर आप देखें तो ये जो प्रोमोटर्स हुए या जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हुए, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हुए किसी कंपनी में, वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अपनी शेयर तभी बेच पाएंगे जब सामने में बायर बड़ी क्वांटिटी में खरीदने के लिए खड़ा हो. तो वो इस जो मनीष ने एक शब्द का यूज किया था कि बाजार सिक्लिकल होता है, तो ये उस सिक्लिकलिटी का हिस्सा है कि जब सामने में खरीदार ज्यादा बड़ी मात्रा में खड़ा है
तो प्रमोटर्स एंड बाकी इन्वेस्टर जो है वो अपनी क्वांटिटी जो है बहुत बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बाजार तो बना ही था इनके शेयर की इशुएंस से। रही बात जो आपने कहा चेंज ऑफ हैंड्स, और इसके पहले आपने एक बात उठाई कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स टीसीएस के वैल्यूएशन हाई होने पर भी उसके शेयर क्यों नहीं बेच रहे। तो नीरज जी, आप उस फंड मैनेजर का मैंडेट देखिए। उसकी मैंडेट एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट करने की नहीं है, उसकी मैंडेट है इंडेक्स को बीट करने की। इंडेक्स में क्या टीसीएस का वेट कम हो गया या इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का वेट कम हो गया, अगर वो वेट नहीं कम हो रहा है तो वो कैश पर बैठेगा तो वो तो अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये भी एक कंपल्शन है जो इन फंड मैनेजर्स के ऊपर आज हावी हो रहा है। इनफैक्ट करीब एक सप्ताह पहले मैंने देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है उसमें नाम अगर आप देखें तो वही नाम पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। नंबर 1 होल्डिंग एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 होल्डिंग टीसीएस। हाँ, तो ये नाम तो बदल नहीं रहे हैं। तो ये भी एक कंपल्शन है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो चाह कर भी नहीं बेच सकता क्योंकि उसको इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है। तो ये है। और रही बात जो बाजार की तेजी भी अगर आप देखिए तो उसको भी पीछे से तो रिटेल इन्वेस्टर ही धकेल रहा है ना, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की ये साइकोलॉजी होती है कि जहां उसको ज्यादा रिटर्न दिखता है वहीं पर वो जाता है। 2001 में उसको ज्यादा रिटर्न आईटी में दिख रहा था तो वो सारे के सारे पैसे आईटी में डाल रहा था। 2007 में उसको ज्यादा रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा था, वो सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहा है। पिछले 2 सालों में ज्यादा रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप में दिख रहा है, वो सारे पैसे वहीं डाल रहा है। तो फंड मैनेजर क्या करे, वो भी उसी छोटे से पूल ऑफ स्टॉक को चेज कर रहा है जो कि रिटेल उसके पास इन्वेस्टमेंट के रूप में म्यूचुअल फंड को दे रहा है। तो पूल छोटा है और उसको चेज करने वाला अगर वैल्यू ज्यादा होता है तो बबल क्रिएट होता है। एक बार एक बहुत ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट बहुत रखा था किसी ने कि अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आने चाहिए और जैसा भी आप कर रहे थे अभिषेक की लिक्विडिटी चाहिए। तो हो सकता ये भी है कि बहुत जगहों से प्रोमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ रहे होंगे या बेच रहे हैं, नए शेयर क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी क्वालिटी पेपर की या क्वालिटी की लिक्विडिटी बढ़ रही तो पैसा खप जा रहा है उसमें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई राइजिंग कंपनी है XYZ, वो मोबाइल फ़ोन बनाती है, उसमें सबको हिस्सा चाहिए, है ही नहीं तो दोगे कहाँ से। तो शायद ये वजह होगी उसके बिकने की वजह से वो गिरता नहीं है। अब जैसे अब लास्ट वीक में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक में प्रमोटर ने खरीदा तो भी स्टॉक ऊपर है, एक में प्रमोटर ने बेचा तो भी स्टॉक ऊपर है। अब आप करते रहिए एनालिसिस का कि दोनों परिस्थितियों में स्टॉक ऊपर जा रहा है ना। तो बहुत ही विचित्र मार्केट है। इसको एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे लौट के आके एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है जो चारों मेहमानों से समझूंगा कि क्या इकोनॉमी और इसके बीच में डिस्कनेक्ट बन गया क्या मार्केट में, वो समझना जरूरी है आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, मेरा बाजार कलाकार तो बाजार की कलाकारी हम लोग समझ रहे हैं। अब एक पॉइंट भी हमने कहा कि हमको ये समझना है कि क्या इकोनॉमी में और मार्केट में डिस्कनेक्ट है। तो एक नंबर से समझने के उदाहरण के लिए से ऑटो के नंबर देखे हमने तो 2 तरह के नंबर आते हैं ऑटो के, जो आप सब दर्शक को मालूम होगा। एक सीएम देता है, एक फाडा देता है। सीएम OEMs का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनियों का ऑर्गेनाइजेशन है, और फाडा डीलर्स का है। तो गाड़ी एक्चुअल में जब आपके हाथ में चाबी आती है उसी को मानना चाहिए गाड़ी बिकी है। तो इसलिए फाडा का जो डीलर का एसोसिएशन है वो रियल नंबर है। फाडा ये कह रहा है कि मेरे पास 72 दिन की इन्वेंट्री है, नॉर्मली 30 दिन की इन्वेंट्री होती है, अब ये 72 डेज की इन्वेंट्री क्रिएट हो गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके पास 73,000 करोड़ का माल बढ़ा है। अब उसकी सर्विसिंग करनी है तो आपको ब्याज भी भरना है, ये सब डीलर परेशान है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मॉडल बेचना चाहिए बिक रहा है वो मॉडल कम आ रहा है, दूसरे मॉडल पड़े हुए हैं। एक ये हो सकता है कि आप धड़ाधड़ हर 3 महीने में एक अपलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर देते हैं तो आदमी वो लेता, पुराना वाला क्यों लेगा, मैं सफ़ेद रंग की क्यों लूँगा, कोई गाड़ी मेरे को काली चाहिए। तो ये एक मिसमैच क्रिएट हो गया और इससे डीलर बहुत परेशान है।
अगर आप नंबर देखेंगे तो उसमें टू व्हीलर का नंबर तो बहुत एनकरेजिंग दिखता है क्योंकि रूरल रिवाइवल तो बढ़ रहा है, लेकिन फोर व्हीलर में ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये तो एक एग्जांपल है खाली ऑटो के थ्रू हमने लिया, क्या डिस्कनेक्ट बन गया है? जितना हमने अपना ग्राउंड रिसर्च से देखा है, चैनल चेक्स किए हैं अक्रॉस कैटेगरीज, जो रेगुलर प्रोसेस हमारा चलता रहता है, टाइल, पेंट, ओवरऑल कंजम्पशन, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इसमें जिसको हम कहते हैं, एक तरह स्टेपल्स है जैसे आपका खाने का आइटम और वो सब, उसको इग्नोर करते हैं। पर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रियल एस्टेट रिलेटेड है, आपको अपना घर का पेंट करना है, आपको घर खरीदने हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, बड़ा एक्सपेंस करना है, ट्रैवल करना है, आपको कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में क्लियरली पिछले 2 महीने में जो हम डेटा दे रहे हैं एम्पेरिकली, बहुत बड़ा स्लो डाउन है। मैं छोटा स्लो डाउन में नहीं कहता, बड़ा स्लो डाउन है। और अभी तक, इस समय तक जो डीलर्स हैं और रिटेलर्स हैं वो इन्वेंट्री बनाना शुरू कर देते थे अपने फेस्टिवल सीजन के लिए, कि अभी OEMs को बोलें कि आप बनाओ, हम होल्ड करते हैं, वो फेस्टिवल में निकल जाएगी। इस समय इन्वेंट्री नहीं बन रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है रिटेल का। इसका एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया जब मैंने डीलर से, अपने ऑटो का एग्जांपल दिया, ऑटो में बहुत बड़ा इशू है इस समय, और वो इसलिए है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गई है। जो सेम 8.25 8.5% होता था ऑटो लोन के लिए साल भर पहले, वो 9 साढ़े नौ के ऊपर है अभी। और वो भी आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है, अगर सिबिल स्कोर आपका नीचे है तो आप 10 साढ़े 10 की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो उसकी वजह से डीलर्स ये कह रहे हैं कि एक जो RBI ने, डीलर्स का उतना पर्सपेक्टिव नहीं है, पर जो RBI ने टाइटन किया है क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स टू NBFC, और NBFC पे जो थोड़ा लगाम लगी है, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स जो SME सेक्टर को जाते थे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स पे, उनका जो इम्पैक्ट है वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे अब दिख रहा है। और ये RBI टाइटन कर रहा है पिछले 6 महीने से, मेरे ख्याल से 6-8 महीने से। और अभी उन्होंने रिसेंटली रिस्क वेट बढ़ाया, हाउसिंग फाइनेंस लोन के लिए उन्होंने रिस्क वेट बढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं कि RBI कितना चिंतित है इसके बारे में। तो इसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसकी डिमांड में डेफिनेटली कमी है, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा कमी है। पर एट द सेम टाइम ये एक फैक्ट है, अब ये नहीं मालूम कि क्या कंजम्पशन सडनली फेस्टिव सीजन में वापस आ जाएगी, और ये जो 72 दिन की इन्वेंट्री है ये क्या निकल जाएगी। ये हो चुका है एक बार, 2-3 साल पहले हुआ था ये, कि इन्वेंट्री बढ़ी थी इसी तरह, पर फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया था और सारी इन्वेंट्री दिसंबर आते आते एकदम लीन हो गई थी। तो हम भी यही वॉच कर रहे हैं कि क्या वापस वो ट्रेंड रिपीट होगा, फेस्टिव सीजन में डिमांड वापस आएगी। मेरे को थोड़ा डाउट है इसकी वजह से, क्योंकि क्रेडिट सप्लाई जो पहले बहुत ईजी थी, बिल्कुल वो अब थोड़ी टाइट है, पैसा इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। तो और स्पेशली जिसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है उसको तो और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा, और अगर फेस्टिव सीजन की सेल्स अच्छी नहीं हुई तो एक कंटिन्यूड एक प्रेशर आएगा अर्निंग्स पे। जब हम क्वार्टरली अर्निंग्स देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर की, जनवरी वाले क्वार्टर में, उसमें वो इम्पैक्ट दिखेगा। तो हो सकता है मार्केट तब रिएक्ट करे, जब तक चल रहा है ये तब तक रिएक्शन। इसमें एक और बता, फेस्टिवल सीजन में एक प्रॉब्लम इस बार का पूरा फेस्टिवल सीजन एक ही महीने में जी। तो फाडा वालों की ये भी चिंता थी कि दशहरे सब अक्टूबर में निपट जाएगा, 1 नवंबर को दिवाली, उससे पहले सब खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ आपको उसी एक महीने में कंज्यूम करा देना है। तो ये इस बार थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता था कि 50-60 दिन में फेस्टिवल खत्म हो रहे हैं, इस बार एक ही महीने में खत्म हो रहे हैं। मनीष जी, आपको भी लगता है कि डिस्कनेक्ट काफी ज्यादा सीवियर हो चुका है? देखिए, हिंदुस्तान के 10% लोगों के पास में कारें हैं, 50% लोगों के पास में 2 व्हीलर्स हैं, और 70-80% लोगों के पास में खुद के घर हैं, मतलब ऐसा कुछ है। तो जो सिग्नल वैल्यू है वो, ये बेसिकली फ्लाइंग लीज थियरी हम लोग मैक्रो में बोलते हैं, कि जो सबसे आगे जो गूज फ्लाई करता है उसके पीछे पीछे दूसरी चीजें मूव करती है। तो जो सबसे अमीर तबका है देश का, जिसको 3-4 लाख रुपए की पगार साल की बनती है, वो 10% लोग हैं। इन लोगों के पास में कारें हैं। तो वो जब स्लो करता है तो मैक्रो जनरली वो, हिंदुस्तान के अंदर लीड इंडिकेटर 2 ही चीजें हैं, या तो थोड़ा NONG इंपोर्ट, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट देख लीजिए, या फिर ऑटो सेल्स और खास करके 4 व्हीलर सेल्स देख लीजिए। अगर यहाँ स्लो डाउन होगा तो या एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। हाउसिंग के पास में हमारा अच्छा डेटा नहीं है हमारे पास, इसलिए अदरवाइज यूएस के अंदर हाउसिंग भी बहुत अच्छा डेटा मिलता है हम लोग को, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ लीड इंडिकेटर।
पीवी सेल जनरली पिछले 30-35 सालों से बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि बिजनेस साइकिल स्लो डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और खास करके बिजनेस साइकिल का कंजम्पशन साइकिल अगर आप बोले तो बेसिकली ये लीड कर रहा है कि शायद दुनिया, खास करके यूएस और इंडिया जो बहुत ही एक्सटेंडेड साइकिल्स हैं, दोनों के अंदर सर्टेनली स्लो डाउन है, और हमारे पास बहुत दूसरा अच्छा डेटा है नहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, हाउसिंग का, तो इसी पे हमको रिलाय करना पड़ेगा। पीएमआई जनरली एक अच्छा डेटा होता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा इंडिया के अंदर रिवील करता नहीं है। तो मोटा मेरा पिक्चर नीरज ये है कि ये सबसे आगे जो कारें जब कम बिक्री होने लगती है तो धीरे धीरे डिस्क्रिशनरी कम होता है, और फिर धीरे धीरे दूसरी चीजें भी हिंदुस्तान के अंदर स्लो होती है। अच्छी बात शायद ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल जो बड़े इंसिपिएंट लेवल पे है वो कंटिन्यू रहे। अगर ऐसा रहेगा तो फिर बिजनेस साइकिल का स्लो डाउन जो है वो डीप नहीं होगा, और उस बारे में हम कुछ खास कह नहीं सकते क्योंकि 2-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट साइकिल बहुत अच्छे से पिकअप हुआ नहीं है इंडिया में। ओके संजय जी, इसमें एक और तथ्य जोड़ देता हूँ मैं। ज्वेलरी की डिमांड गिरी है इंडिया में भी और ग्लोबली भी। इंडिया में लेटेस्ट डेटा इंडिया कहता है कि 6% कम हो गई है, ज्वेलरी कम बिक रही है। गोल्ड की जो ग्लोबल डिमांड है 18% कम हुई है, और हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो 750-800 टन पिछले कई सालों से स्टिक। वैल्यू बढ़ रही है इसलिए प्रॉफिट बन रहा है कंपनियों का, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उसी जगह दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अभी एकदम रिसेंट ताज़ा डेटा है कि 30 लाख से ऊपर वाली कारें खूब दनादन बिक रही, बुकिंग खूब हो रही है उनकी। तो ये भी एक बहुत डिस्टॉर्टेड डेटा रहा। संजय जी, आप कैसे देखते हैं ये मार्केट और इकोनॉमी का डिस्कनेक्ट? तो उसमें ऐसा है नीरज जी कि अगर आप जून क्वार्टर जो खत्म हुआ, यानी कि अगर पिछला 3 महीने का डेटा देखें, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो 6% की होगी, यानी कि पिछले क्वार्टर से कम। तो ये जो गुजरा 3 महीना बिटवीन अप्रैल मई जून, उसमें इलेक्शंस हुए, हीट वेव हुआ, और इसके कारण ओवरऑल जो कंजम्पशन होना चाहिए था वो कम हुआ। हमको देखना है यहाँ से आगे के पीरियड में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह पर्यूषण होगा और उसके जस्ट बाद श्राद्ध महीना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो 1 महीना तो निकल जाएगा उस श्राद्ध पीरियड में जहां पर कि कोई भी मेजर परचेजिंग नहीं होगी। तो नियर टर्म अगर आप आउटलुक देखें कंजम्पशन का, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट दिखती है। लेकिन जो रुकावट हम देख रहे हैं वो बड़े टिकट आइटम्स की है। जो छोटे टिकट आइटम्स हैं उसमें शायद रुकावट नहीं है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने 2 मीडिया रिपोर्ट देखे। एक तो ये कि जो 15 अगस्त की वीकेंड थी उसमें रिटेल सेल्स इतने अच्छे हुए हैं मॉल्स में जैसा पहले नहीं हुआ था, और जो ऑनलाइन कंपनीज हैं अमेजोन की तरह, उनका भी जिस तरह का सेल हुआ है वो बहुत अच्छा रहा। जो छोटे टिकट आइटम में उतनी तकलीफ नहीं है। जो ये मिड साइज के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि गाड़ियां हुई 5 लाख से 25 लाख वाली जो रेंज की गाड़ियां हैं, उसमें थोड़ी रुकावट, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर गया उसमें तो इवन एयर कंडीशनर्स की सेल भी काफी अच्छी रही। तो मेरे ख्याल से जब फेस्टिव पीरियड चालू हो जाएगा तभी हमें क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या ये कंजम्पशन स्लो डाउन थोड़ा सा एंड्योरिंग है, या ये सिर्फ मोमेंटरी था पिछले 3 महीना का, और उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट श्राद्ध महीने में रहेगा उसका ही असर है, या उससे ज्यादा। हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये अनुमान लगाना कि क्या भारत में कंजम्पशन स्लो डाउन बहुत एंड्योरिंग है, वो थोड़ा मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज़ में अभिषेक जी, अभय सर, कि एक तो इकोनॉमिक डेटा बहुत लैग से आता है कि आज जो चीज़ हुई वो 3 महीने बाद दिखेगी आपको, है ना। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये है तो, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं है वो, लेकिन वो 3 महीने बाद आएगा तो शायद उसका इम्पैक्ट दिखे, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल धीरे धीरे मूव होती है ना। उसमें शनि ग्रह टाइप का होता है, वो स्लो चलता है, 16 साल में एक चक्र पूरा करता है। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि चूँकि पूरी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है, एक बहुत बड़ा हर तरफ डिसरप्शन हुआ है, तो उसकी वजह से चीज़ें कहीं पे बन रही कहीं पे बिगड़ रही, इसलिए नेट इम्पैक्ट उसका समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसा भी हो रहा है क्या? नहीं, हो सकता है, और इस बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है,
हम काफ़ी एक हमारा बड़ा सेगमेंट होता था पैरेलल इकोनॉमी का जिसको हम कहते थे, अब वो बंद हो फॉर्मलाइज गया। होके अब वो फॉर्मल हो गया है। फॉर्मल आ रहा है। और जो कैपिटल मार्केट में जो पैसा आ रहा है मुझे लगता है काफ़ी वहाँ से चर्न होके आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों के पास कैश रहता था अब वो बैंक में आया, बैंक से स्टॉक मार्केट में आया। पर वो एक लिमिट है, वो एक मतलब एक कहीं तो खत्म हो जाएगा ना, वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा। तो आपके जो पॉइंट है ना फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आई थिंक एक डेटा पॉइंट जो हमको ट्रैक करना चाहिए वो जीएसटी कलेक्शन डेटा। और हमने देखा है जीएसटी कलेक्शन डेटा 1 लाख करोड़ भी नहीं था और अब बढ़ बढ़ के 1,86,000 आ गया, 1,86,000 करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास आ गया। मैं ये देखना चाहूँगा कि अब इस अगले 2, 3, 4 महीने में, क्योंकि वो डेटा रिफ्लेक्ट करता है रियल परचेजिंग, रियल कंजम्पशन, करेक्ट। तो वो मैं देखना चाहूँगा अब अगले 2-3 महीने कि वो किस तरफ जाता है, क्योंकि अगर उसमें रिडक्शन है तो क्लियरली इकोनॉमी में कंजम्पशन में एक स्लो डाउन है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट होगा। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, ये डिस्कनेक्ट ओवर एनालिसिस है या ये डिस्कनेक्ट एक्चुअली रियल है, लोग अभी समझ नहीं रहे, ये बाद में इम्पैक्ट करेगा, बहुत तेज़ इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अब लोग ये मान रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन गिर रहा है, रूरल में रिवाइवल है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से वहाँ बढ़ रहा है। इस पूरी पिक्चर को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले से कुछ प्रेडिक्ट करना कि कहीं से स्लो डाउन आने वाला है या आ चुका है, वो मुझे लग रहा है इज़ टू अर्ली। अभय ने ये बहुत अच्छा पॉइंट किया कि जीएसटी के कलेक्शन, सो अगेन डेटा भी कमाल की होती है, आप किस डेटा को देख के क्या एनालिसिस करते हैं वो बदलता रहता है, इसलिए डेटा इतने सारे होते हैं, व्हाट यू आर सपोज टू टेक इज़ योर जस्टिफिकेशन। आई थिंक सो जीएसटी इज़ अ वेरी क्रेडिबल नंबर। और अगर इस तरह का नंबर 1.8 लाख करोड़ की बात हम कर रहे हैं, जो कि हर बार पिछले महीने से उसके पिछले महीने से कंसिस्टेंटली एक रेंज में बढ़ते हुए ट्रेंड में, तो डेफिनेटली फिर इकोनॉमी में कुछ तो पॉजिटिव ही हो रहा होगा, तभी इस तरह के नंबर्स फाइल हो रहे हैं। सो ये फंडामेंटल, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा वेट दूंगा। रही बात कार के इन्वेंट्री को लेके, सो एक ट्रेंड हमको ये भी देखना चाहिए कि बिकॉज अब इकोनॉमी हमारी इस तेज़ी से बढ़ रही है तो लोगों का प्रेफरेंस भी बदलते जा रहा है। सो द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की जो प्रेफरेंसेज है वो अब प्रीमियमेशन में जा रही है कि मैं और प्रीमियम लूँ। अभी आपने कहा 25 लाख के ऊपर वाली गाड़ियों के केस में तो लाइन लगी हुई है, वहाँ पे तो आप देखोगे तो वहाँ पे वेटिंग है, पर नीचे वाली जो लो वैल्यू वाली गाड़ी है वहाँ पे है। सो ये डेफिनेटली एक ये भी है कि जो अगर आप चेंज कर रहे हो अपना पैटर्न या कंजम्पशन का पैटर्न कोई पर्टिकुलर तरीके से, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल कार से ईवी में जाने के लिए, अब ईवी के अंदर में अगर बूम नहीं होता तो ओला जैसी कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक जो लिस्ट हुई है 7 दिन में डबल हो गई, तो यही डेटा भी हम देख रहे हैं 3 महीने की और यही अभी एक कंपनी है, तो क्या किसी और को ये नहीं दिख रहा है? So it is not like that. Like we have to see what is happening, what is the change of preference. लोगों देख रहे हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ईवी में, आप देखिए क्या डिमांड है। सो इज अ चेंज ऑफ प्रेफरेंस। जो गाड़ियों की हम प्रीटी श्योर की जो आप बात करें इन्वेंट्री की, वो सारी की सारी पेट्रोल या डीजल वाली होंगी और वो भी वो लो वैल्यू वाली होंगी, जहाँ पे लोग शायद अब चाह रहे होंगे हम अपग्रेड करें। सो द अपग्रेड इज द बिगर थिंग टू कंसिडर, एंड इस डेटा को लेकर ज़्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट येस, वंस वी गो इन दैट फेस्टिव सीजन और फिर जो बाकी चीज़ें हैं तब देखेंगे। खाली एक ऑटो कार के ऊपर मुझे नहीं लगता कि यह कॉल बनाना चाहिए कि स्लो डाउन आ गया। एक्चुअली हो सकता है ये कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है कि आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए भी आपकी प्रॉब्लम हो। एक्चुअल प्रॉब्लम ना हो, रियल प्रॉब्लम इकोनॉमिक ना हो, क्योंकि इसमें दो चीज़ें अभी देखिए ना आप। अब जोमेटो के केस में देखिए, जोमेटो जब लिस्ट होने आया तो सारी दुनिया का बहुत महंगा है, वहाँ से आधा और चौथाई 40 रुपये तक चला गया। अब 40 से वो 280 तक पहुँच रहा है, उसमें एंड फिन आके बेच रहा है और सामने खड़े होकर कोई आदमी ले रहा है, उसके बाद फिर स्टॉक चल रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी के दम पे एक रैली बनी हुई है, अब इसको मैंने ना एक नोट लिखा था ट्विटर पे कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी, मुझे लगता है कि बहुत पैसा लोगों के पास आ गया है और वो सिस्टम में आ रहा है और उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको सच का सामना भी करना है, अदरवाइज ये अनएंडिंग नहीं चल सकती है। रियलिटी तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा। फिर अंत में मुझे लगता है कि वो एक फिल्म आई थी, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कोविड के बाद वही हो गया, आदमी लगता है मेरे को पैसा ना ऐश करो जी। तो शायद वो भी हो, आई डोंट नो, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया आज। हम ये एक डेटा मैं ज़रूर वेट करूंगा कि जीएसटी अगले 3 महीने तक किस तरह आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा। और चूंकि फेस्टिवल सीजन है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, उस पर नज़र रखेंगे। तो आज का शो इतना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इस पर रिएक्शन दीजिए और क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं उस पर बताइए हमें। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बढ़िया एंजॉय करिए वीकेंड। मूवी भी देख के आइए, शानदार मूवी स्त्री 2 चल रही, देखी आपने? स्त्री 2 मैंने देखी, पर मैं देखूंगा इस वीकेंड में पक्का। आपने देखी स्त्री 2? इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड ट्रैवल। संजय जी आपने नहीं देखी?
नहीं नहीं, हमने देख ली। ये देखा हम ना, बहुत शौकीन है सिनेमा के। एक दिन सिनेमा पे ही शो करते हैं संजय जी, बढ़िया मजा आएगा। हाँ। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।